न्यूक्लियर रिएक्शन। जब किसी स्टेबल न्यूक्लियस पर हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, बौछार करवाते हैं, तो स्टेबल न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होकर अपने दूसरे फॉर्म में, दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। शुरुआत में बच्चों ये न्यूक्लियस स्टेबल था। जब इस पर हमने हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बौछार करवाई तो जो वो ट्रांसफॉर्म हो गया इस न्यूक्लियस में। अब ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो स्टेबल होने के लिए डिसइंटीग्रेट होगा अपने वेरियस प्रोडक्ट्स के अंदर। इसको हम एक एग्जांपल से, रिएक्शन से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टेबल न्यूक्लियस हमारे पास है जिसको नाम दिया हमने एक्स। जेड इसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर इसका ए है। जब इस स्टेबल न्यूक्लियस पर हमने हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बौछार करवाई, हाई एनर्जी पार्टिकल्स के तौर पर बच्चों हम एल्फा पार्टिकल्स ले लेंगे और एल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। तो इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स की जब हमने बॉम्बार्डमेंट करवाई इस स्टेबल न्यूक्लियस पर, तो क्या होगा बच्चों, ये जो स्टेबल न्यूक्लियस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अपने नए रूप में, जिसको सी से डिनोट कर दिया। इसका एटॉमिक मास नंबर 4 से बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर इसका 2 से बढ़ जाएगा। अब ये जो सी ट्रांसफॉर्म होके आया है, जो ये अनस्टेबल हो चुका है ये न्यूक्लियस, अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डिसइंटीग्रेट होगा अपने वेरियस प्रोडक्ट्स में। तो वो प्रोडक्ट्स इस प्रकार से हैं। तो ये बच्चों तीनों प्रोडक्ट्स हैं इस अनस्टेबल न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन से बने हैं। इसमें ये एक प्रोटॉन है और क्यू है टोटल चेंज इन द एनर्जी इन दिस रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। तो यहाँ ये टारगेट न्यूक्लियस है, इसकी हमने बौछार करवाई, ये न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होकर बना, ये अनस्टेबल है, फिर डिसइंटीग्रेट होगा अपने वेरियस प्रोडक्ट्स में। और क्यू बच्चे यहाँ पर है टोटल एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों हम बोल सकते हैं दिस इज अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन, क्योंकि बच्चों इसके अंदर ये दोनों ही प्रकार की रिएक्शंस हो रही हैं। शुरुआत में हमने इस स्टेबल न्यूक्लियस पर इस अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई, इसलिए इसको बोला ये अल्फा रिएक्शन है। जब ये डिसइंटीग्रेट, जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस बन गया, फिर फर्दर डिसइंटीग्रेट हुआ तो हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिला, एक प्रोटॉन मिला। इसीलिए इस कंप्लीट रिएक्शन को हम बोल देंगे अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बच्चों सभी टाइप के कंजर्वेशंस फॉलो होते हैं, जैसे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या हम बात कर लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसका मीनिंग बच्चों बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन ये सारे सेम रहेंगे, इनका कंजर्वेशन हमेशा ओबे होगा किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। वास्तव में बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियस ही वो एनर्जी इमिट करता है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी इमिट करने के बाद वो न्यूक्लियस मोर स्टेबल हो जाता है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर बोरोन है, इस पर जब हमने ये प्रोटॉन की बौछार करवाई, देखो बच्चों 1H1 ये एक 1 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। जब प्रोटॉन की हम बौछार करवाते हैं इस बोरोन के ऊपर तो ये ट्रांसफॉर्म होकर, हालांकि ये पहले स्टेबल न्यूक्लियस था, जब बौछार करवाई तो ये ट्रांसफॉर्म होकर इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये क्या था, बोरोन से जब हमने बॉम्बार्डमेंट करवाई प्रोटॉन की, तो ऐसा होने पर वो स्टेबल से वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होकर अपने नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो अनस्टेबल है तो अब वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होगा अपने आप को फर्दर स्टेबल करने के लिए, और इस प्रकार वो क्या रिलीज कर देगा, एक न्यूट्रॉन रिलीज कर देगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर बॉम्बार्डमेंट हम करवा रहे हैं प्रोटॉन्स की और एज ए प्रोडक्ट हमें मिल रहा है न्यूट्रॉन, तो इसको पी एन रिएक्शन भी बोल देंगे।
इस रिएक्शन में बच्चे जो न्यूक्लियर एनर्जी क्यू रिलीज हुई है, इसको हम आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये जो एनर्जी है बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जो क्यू वैल्यू है उसको हम निकालेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके अलावा अगर मास के रिस्पेक्ट में हम इसको निकालें तो कैसे निकालेंगे? क्यू वैल्यू को जो निकालेंगे हम निकालेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। ये तो मास आ गया, और मास की मल्टीप्लाई अगर हमें करनी है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल देंगे? टोटल चेंज इन द एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे क्यू वैल्यू। अब ये क्यू वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी वो हम देख लेते हैं। अगर क्यू वैल्यू की वैल्यू पॉजिटिव है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, अगर हमने क्यू वैल्यू निकाली वो अगर पॉजिटिव आई, इसका मीनिंग एनर्जी रिलीज हुई है, और इस प्रकार की एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? एक्सोथर्मिक एनर्जी। ये बच्चों आप 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। और वहीं दूसरी ओर बच्चों, अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग रिएक्शन शुरू करने के लिए हमें उस रिएक्टेंट्स को एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी हमें अलग से सप्लाई करनी होगी। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी ये वो एनर्जी है जो किसी एटम के न्यूक्लियस से मिलती है। आपको याद होगा बच्चों, जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व की थी, स्टडी किया था, तो क्या पाया कि जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 30 से कम और जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 170 से ज़्यादा है, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाकी एलिमेंट्स के कंपेरेबल काफ़ी लो है। इसका मीनिंग ये वाले जो एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से कैसे हैं बच्चों? लेस स्टेबल हैं। और वहाँ हमने ये भी देखा था जिनका मास नंबर 170 से ज़्यादा हैं, वो जो हैवी न्यूक्लियस हैं उनके साथ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को वो कैरी आउट कर सकते हैं विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हमने ये भी देखा था जिनका मास नंबर 30 से लेस है, जो लाइट न्यूक्लियस हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं विद रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो दो तरीकों से हम गेन कर सकते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर फिजन, सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन। इस बात का आइडिया हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से था कि जब जो लेस स्टेबल न्यूक्लियई हैं, क्योंकि बच्चों ये दोनों ही जो पार्ट है, दोनों ही जो केस हैं, लेस देन 30 और मोर देन 170, दोनों ही केसों में वो न्यूक्लियई अपने पड़ोसी न्यूक्लियन से लेस स्टेबल हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करके खुद को स्टेबल कर सकते हैं। एनर्जी किस प्रकार रिलीज करेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन से और न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात करते हैं बच्चों। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होकर 2 या मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियई बना देगा विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस प्रकार के फिनोमिनन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सिंपल वे से जो हैवी न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो 2 या मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट आउट हो जाते हैं। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं बच्चों। इस रिएक्शन के अंदर कुछ मास डिसअपीयर हो जाता है। कितना मास डिसअपीयर होगा वो हम देख लेते हैं बच्चों। हम जानते हैं जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का, किसी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो टोटल मास होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट से। और जितना इनमें डिफरेंस है, रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास में जितना डिफरेंस, उसको क्या नाम दिया गया था? मास डिफेक्ट। और वास्तव में यही मास डिफेक्ट है जो किस में कन्वर्ट होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में। ऐसा किससे चला पता हमें? आइंस्टीन के मास एनर्जी जो इक्विवेलेंस रिएक्शन है इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
यहाँ पर जो डेल्टा में बच्चों मास डिफेक्ट है। इन 1938 हॉर्न एंड स्टोसमैन नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, जब यूरेनियम जिसका मास नंबर 235, एटॉमिक नंबर 92 है, जब इस पर न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई गई तो हमने क्या पाया, ये यूरेनियम जो कि हैवी न्यूक्लियस है, ये स्प्लिट होकर 2 प्रोडक्ट्स बना देगा। उनमें से एक प्रोडक्ट है बैरियम और एक है क्रिप्टॉन। 141 मास नंबर, 56 एटॉमिक नंबर है, और बैरियम क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी यहाँ रिलीज होते हैं विद 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। बच्चों यहाँ पर यूरेनियम का 1 न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाएगी और प्रोडक्ट्स के तौर पर हमें क्या मिला, बैरियम और क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन्स मिले। जो 3 न्यूट्रॉन्स हमें यहाँ मिले हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। और साथ में इस यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के फिजन से हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। जरूरी नहीं कि हर बार जब जब यूरेनियम का फ्यूजन हो तब तब बैरियम क्रिप्टॉन ही मिले, हमें बाकी न्यूक्लियाइड भी मिल सकते हैं। ये जो एनर्जी बच्चों यहाँ रिलीज हुई है, ये एनर्जी वास्तव में आई कहाँ से, हम कैलकुलेट करते हैं। बच्चों जब मास डिफेक्ट निकाला गया डेल्टा एम, जिसको हम बोलते हैं टोटल मास ऑफ रेक्टेंट के मास में से अगर हम प्रोडक्ट्स का मास माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मास डिफेक्ट। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाकी फैक्ट्स के लिए आपको बुक में से रेफर करना है। जो डेल्टा एम बुक में से मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूं वो है 0.2153 AMU, ये मास डिफेक्ट है, और 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों जो एनर्जी, मतलब कहने का जो AMU है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट अगर हमें करना है तो 931 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम निकाल लेंगे 0.2153 मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को बच्चों आप आइंस्टीन के फॉर्मूले डेल्टा एम सी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो एनर्जी आपको मिलेगी जूल में, फिर हमें जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट जब करेंगे तो हमें ये सेम आंसर यहाँ मिलेगा। इसका मीनिंग बच्चों, जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के सिंगल न्यूक्लियस का जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान देना, ये एनर्जी सिर्फ यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से निकलने वाली एनर्जी है। ये जो बच्चों 200 एनर्जी आई है, ये एनर्जी किन किन की मिला के है, ये एनर्जी इन प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी है, न्यूट्रॉन्स की भी है, और जो गामा रेज यहाँ निकलती हैं उनकी भी है। तो इन तीनों की जो टोटल एनर्जी है जो रिलीज होगी वो 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बच्चों वो वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर रिलीज होती है, और वो टाइम है 10⁻⁹ सेकेंड। इतने कम टाइम में इतनी विशाल मात्रा में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एक न्यूक्लियर फ्यूजन में, जब हम यूरेनियम की बात करते हैं। अब हम यूरेनियम की एनर्जी को कार्बन या कोयले की एनर्जी से हम कंपेयर करेंगे। बच्चों अगर हमारे पास 1 kg यूरेनियम है, 1 किलो अगर हमारे पास यूरेनियम है, तो उससे जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है वो करीब है 10⁻14 जूल। इसके अप्रोक्सीमेट एनर्जी रिलीज होगी अगर हम 1 kg यूरेनियम के सैंपल को न्यूक्लियर फिजन करवाएंगे। 1 kg यूरेनियम के सैंपल के अंदर बच्चों 2.56 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स होते हैं। जब इन सभी अगर एक एटम का न्यूक्लियर फ्यूजन करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, 200 रिलीज एनर्जी होगी, और इतनों का करवाएंगे तो इन एटम्स की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 200 से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10⁻14 जूल एनर्जी रिलीज होगी 1 kg ऑफ यूरेनियम से। ये जो एनर्जी है बच्चों ये
इक्विवेलेंट है अगर आप 3 टन्स ऑफ कोल को बर्न करते हैं। आपने कोयला लिया 3 टन, उसको बर्न किया, और आपने यूरेनियम लिया 1 kg, उसको बर्न किया, तो दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट होगी। देखो बच्चों, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर फिजन में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल से हम बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने बच्चों जो लास्ट एग्जाम्पल हमने यूरेनियम वाला किया था, इसमें हमने यूरेनियम का एक ही न्यूक्लियस लिया था। अगर हमारे पास काफ़ी सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस हों तो हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हम कब बोलेंगे कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रही है? जब जो इमिटेड न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल हमने किया इसके साथ इस पर बम्बार्डमेंट करने के लिए, और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिला? ये 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स मिले। जब ये 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स फ्री हों बाकी यूरेनियम के न्यूक्लियर के साथ न्यूक्लियर फिजन करने के लिए, तो इस प्रकार एक चेन बन जाती है एनर्जी रिलीज की, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसमें यहाँ तो आपको 1 यूरेनियम दिखाया गया है कि 1 यूरेनियम जिससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो ये Q है, और 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इस 1 यूरेनियम से हमें मिलते हैं। और यूरेनियम के यहाँ पर 1 न्यूक्लियस तो है नहीं, यूरेनियम के यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं। जो 3 न्यूट्रॉन्स इस रिएक्शन में इमिट हुए हैं एक रिएक्शन में, वो 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? बाकी यूरेनियम को भी के साथ टकराकर बम्बार्डमेंट करवाकर उनका भी न्यूक्लियर फिजन करवाने पर उसे मजबूर कर देंगे, और उनसे भी क्या मिलेगा? हर एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। फिर जो 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे वो 3 न्यूट्रॉन्स बाकी यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करके बम्बार्डमेंट करके उन्हें भी, उनके साथ भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन शुरू कर देंगे। इस प्रकार एक एनर्जी की चेन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, डायग्राम से, जो बुक में आपके दिखा रखा है। सामने बच्चों एक फिगर दिखाया गया है आपको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन समझाने के लिए। इसको ध्यान से देखें। ये बीच में आपको एक गोल गोल यूरेनियम का एक न्यूक्लियस बनाया गया है। जब इस यूरेनियम 235 पर इस न्यूट्रॉन की हम टक्कर करवाएंगे तो इस यूरेनियम का क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ये क्या टूट कर क्या रिलीज करेगा? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स। वो 3 न्यूट्रॉन्स कौन से हैं? ये वाले। ये 3 न्यूट्रॉन्स वो यूरेनियम रिलीज करेगा जब उस यूरेनियम के 1 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं इनको हमने क्या नाम दिया? सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ये क्या करेंगे? ये उस यूरेनियम के बाकी न्यूक्लियस के साथ भी टक्कर करेंगे और उनके साथ भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाएंगे। जैसे फर्स्ट न्यूट्रॉन है, सेकेंड न्यूट्रॉन है, थर्ड न्यूट्रॉन है। फर्स्ट न्यूट्रॉन क्या करेगा? यूरेनियम के दूसरे न्यूक्लियस के साथ टक्कर करेगा, और ऐसा होने पर इसके साथ भी क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ये बेरियम रिलीज हुआ, क्रिप्टॉन रिलीज हुआ, और 3 नए क्या निकले? न्यूट्रॉन। जो 3 नए न्यूट्रॉन निकले हैं वो भी क्या करेंगे? यूरेनियम के बाकी न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करेंगे, और क्या रिलीज होगा? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 टाइप के सेकेंडरी न्यूट्रॉन। इस प्रकार बच्चों ये आगे चेन चल पड़ी एक एनर्जी रिलीज की। यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ भी। उसी प्रकार बच्चों ये सेकंड का आगे स्पेस नहीं था तो दिखाया नहीं गया आपको। ये थर्ड न्यूट्रॉन है, ये भी क्या करेगा? बाकी यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करेगा। बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। तो इस प्रकार बच्चों ये चेन रिएक्शन चल पड़ी एनर्जी रिलीज की, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसके बेस पर बच्चों एटम बम बनता है, जिसके बहुत सारे डाइजेस्टियस इफेक्ट हैं। ये वही एटम बम है जो अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा, नागासाकी पर गिराए थे, वहां पर भयंकर तबाही मचाई थी। यहाँ जो बच्चों हर एक स्टेप में इस चेन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ह्यूज एनर्जी, उसे अगर हम कंट्रोल कर लें तो इसका काफ़ी पीसफुल पर्पज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में या विश्व के कई देशों के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। हम उनकी बात करेंगे। इन रिएक्टर्स के अंदर क्या होता है, इन पावर प्लांट्स के अंदर क्या होता है? इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है और उस एनर्जी का जो रिलीज हुई है उसका इस्तेमाल करते हैं पीसफुल पर्पज के लिए,
या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर इस चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल ना करें तो यह भयंकर तबाही ला सकता है। एटम बम के अंदर बच्चों जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, इसीलिए उसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते और वो एनर्जी भयंकर तबाही लाती है एक एटम बम के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करवाने के लिए यूरेनियम से हमने बम्बार्डमेंट करवाई न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन का ही यूज क्यों किया गया, प्रोटॉन का या अल्फा पार्टिकल का यूज क्यों नहीं किया गया। देखो बच्चों, जब यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ हम टक्कर करवाते हैं, एक प्रोटॉन की टक्कर करवा दी हम, मान लो इस यूरेनियम के न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, या फिर हम प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल की बौछार करवा दें तो अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और अगर प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएंगे यूरेनियम के न्यूक्लियस पर तो रिपल्सन फोर्स की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इनकी बम्बार्डमेंट करवाने के लिए। वहीं दूसरी ओर बच्चों, न्यूट्रॉन एक अनचार्ज पार्टिकल है। जब आप न्यूट्रॉन की टक्कर करवाते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं इस न्यूक्लियस के साथ यूरेनियम के, तो किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए एक यूरेनियम जो है बच्चों, उसके पास स्मॉल काइनेटिक एनर्जी होती है और वो आसानी से इस न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर सकता है। यूरेनियम की जो नेचुरल अमाउंट है, अबंडेंस है इस नेचर के अंदर, वो काफ़ी कम है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किए जाते हैं उनमें जो यूरेनियम की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या करते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल तरीके से जो यूरेनियम है उसको अलग से बनाया जाता है हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि नेचर के अंदर जो नेचुरल यूरेनियम है उसकी अमाउंट काफ़ी कम है। तो उस यूरेनियम को आर्टिफिशियल तरीके से उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। बच्चों, एक न्यूक्लियर, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, इसमें जो यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं उसका यूज सिर्फ 1 से 4% अमाउंट का यूज हो पाता है। वहीं बच्चों, एक न्यूक्लियर बम के अंदर, न्यूक्लियर बम में जो यूरेनियम 235 है उसका जो यूज है वो 97% तक होता है।